देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की अड़ी में आपका स्वागत है। देश पर जब भी आफत और मुसीबत आई, हर एक कंधा कंधे से मिलकर आगे बढ़ा। कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, सभी धर्मों के मानने वाले एक साथ एकजुट होकर अंधकार को मिटाकर उजाले की तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं। पर इसी बीच एक सरकारी फरमान ने बढ़ते हुई इस कदम ताल को रोकने की कोशिश की। तमिलनाडु की सरकार ने प्रदेश के 47 मंदिरों को आदेश दिया है कि वो 10 करोड़ रुपए का दान दें। आदेश के जरिए दान के लिए आदेश सुनकर हैरानी होती होगी कि ये कैसा दान है या फिर ये कैसा आदेश। लेकिन चाहे जो है, अब इस आदेश पर सिर्फ बवाल है, सवाल हैं, सवालों की बारिश है। लोग पूछ रहे हैं, मंदिर ही क्यों, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर क्यों नहीं? इस आदेश पर फसाद की एक और भी बड़ी वजह है, आपको वो भी बताएंगे। साथ ही अड़ी में पूछेंगे, चंदे के नाम पर मंदिर मस्जिद को बांटने वाले धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार कौन हैं? कौन है वो जो दान भी मजहब के मुताबिक मांगते हैं? लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पटना के महावीर मंदिर ने 1 करोड़ रुपए दान दिया। गुजरात के अंबाजी मंदिर, छत्तीसगढ़ में महामाया मंदिर, तमिलनाडु के कांची मठ समेत देश भर के कई मंदिरों ने कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अपने खजाने खोल दिए। बावजूद इसके तमिलनाडु सरकार के एक फरमान पर फसाद बहुत हो रहा है। सरकार की तरफ से आदेश आया कि 47 मंदिरों को मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फसाद की वजह क्या है? कोरोना काल में अगर मंदिरों से 10 करोड़ रुपए मांग भी लिए तो हर्ज क्या है? तो अब इसी सरकार का 16 अप्रैल का आदेश देखिए। रमजान से ठीक पहले AIADMK सरकार ने प्रदेश की 2895 मस्जिदों को 5450 टन मुफ्त चावल बांटने का आदेश दिया था, जिसमें एक आकलन के मुताबिक 22 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार हिंदुओं के मंदिरों से हंडी संग्रह, प्रसाद, मंदिर दर्शन टिकट, विशेष कार्यक्रम शुल्क के साथ अन्य कई माध्यम से हर साल 3000 करोड़ से ज्यादा वसूलती है, जबकि केवल 4 से 6 करोड़ रुपए रखरखाव के लिए दिए जाते हैं। बाकी 2995 करोड़ रुपए सरकार के पास रहते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इन पैसों का इस्तेमाल कोरोना काल में गरीबों की भलाई के लिए क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों मंदिरों पर ही दान देने के लिए सरकारी फरमान निकाला जा रहा है? मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के लिए ही ऐसा सरकारी फरमान क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदे के धर्म कांटे में मंदिर मस्जिद को बांटने की एक सोची समझी साजिश हो रही है? आदेश के जरिए दान लिया जा रहा है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर उन संस्थानों की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है जो दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखती हैं। मेजॉरिटी के जो ट्रस्ट हैं, जो रिलीजियस ऑर्डर के ट्रस्ट हैं, उनको सरकार अपने कब्जे में लेती जा रही है। उनसे दान आपने देखा आदेश के जरिए लिया जा रहा है। क्या इस देश की मेजॉरिटी हमेशा रिसीविंग एंड पर रहेगी? क्या जस्टिस के नाम पर मंकी जस्टिस होता रहेगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ करेंगे हम चर्चा। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन साहब आपको नजर आ रहे हैं। प्रमोद कृष्णम साहब कांग्रेस की तरफ से अपना रुख हमारे सामने रखेंगे। देवकी नंदन ठाकुर धर्मज्ञ हैं, कथावाचक हैं, सियासत को भी समझते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और SDPI से भी जुड़े हुए डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी आपको नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा यासिर जिलानी भी आपको नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। सबसे पहले तो इस बात को लेकर मैं डॉक्टर तस्लीम के पास ही जाना चाहूंगा। डॉक्टर तस्लीम, ठीक कर रही है तमिलनाडु सरकार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठीक कर रही है, इसलिए कि डोनेशन तो अपने दिल से निकलती है, बात तब दिया जाता है। ऐसे कोई ज़बरदस्ती तो डोनेशन नहीं लिया जाता, ज़बरदस्ती तो टैक्स लिया जा सकता है। टैक्स भी वैसे दिल से देना चाहिए, लेकिन कोई डर दे तो ज़बरदस्ती कानून होता है, उसके तहत लिया जाता है। लेकिन ये तरीका, ये बात सही है कि हिंदुस्तान की जो मैक्सिमम दौलत है, ये कहा ये जाता रहा है ट्रेडिशनली एक ज़माने से कि वो असल में मंदिरों के अंदर मौजूद है। इस मौके पे मंदिर बाहर आए भी है और वो मजीद भी आ सकते हैं, इसकी गुंजाइश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मंदिरों में
भारत के लोगों ही का है, लोगों ही ने वहां दान की सूरत में दिया है। तो अब ये जरूरत है तो वो ज्यादा बाहर आए तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए किसी कानून की जरूरत होनी नहीं चाहिए। दूसरी भी एक बात मैं एक जुमले में कहना चाहता हूं, आपने इस डिबेट को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया है और बहुत अच्छे सवालात उठाए हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक जुमला कहकर अपनी तमाम उस कोशिश को, जो नॉर्मल एंड कॉमन कोशिश थी, उसे आपने पार्टीजन कर दिया है। आप कह रहे हैं कि क्या इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, क्या वही हमेशा पेइंग और रिसीविंग एंड पे रहेगा? ये इस डिबेट में मुझे लगता है कि इस बैलेंस डिबेट को आप डेविएट कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। ऐसा ना कहिए वो एक रिसीविंग एंड पे ना था, ना है और ना रहेगा। इसके साथ मैं कहता हूं कि जितने इस मुल्क में ट्रस्ट है, रिलीजियस या नॉन रिलीजियस, वो बाहर आए हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने पैसा दिया है, दे रहे, आगे भी दे रहे। आप क्या समझते हैं, क्या सरकार के जरिए से जो रिलीफ एक्टिविटी चलाई जा रही, क्या वो काफी है? आज तक भी लोग भूखे हैं। और तमाम एनजीओ इस मुल्क के, मैं हिंदू मुसलमान सिख की बात नहीं कर रहा, सोशल एनजीओ सड़क पर है, आज भी पका हुआ खाना और कच्चा खाना पहुंचा रही। डॉक्टर रहमानी, अगर किसी पर्टिकुलर धर्म के मंदिरों को यह कहा जाए कि आप दान देंगे, ये आदेश है, और इसके पहले भी कोर्टों तक ये लड़ाइयां गई हैं कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों को, रिलीजियस ट्रस्ट को क्या सरकार अपने कब्जे में लेगी, कई बार ये कहते हुए कि यहां गड़बड़ियां हैं, कब्जे में लिया जाएगा, और फिर एक नॉन एंडिंग टाइम तक उस पर अपना कब्जा जमाए रखा जाएगा, उससे वसूली की जाती रहेगी। और ऐसे में यह सवाल उठाना कि क्या बहुसंख्यकों के जो पूजा के घर हैं, क्या वो रिसीविंग एंड पर रहेंगे और बहुसंख्यक रिसीविंग एंड पर रहेंगे, इसमें आपको नुक्स नजर आ गया। देवकीनंदन ठाकुर साहब भी आपकी बात से सहमत हैं क्या? देवकीनंदन ठाकुर, आपके पास आऊंगा मैं, डॉक्टर तस्लीम आगे। हाँ जी, देवकीनंदन जी, मैं आपको एक बात बताऊं। जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? मैं एक बात, ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो किया है, ये इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी में इस समय पूरा जो भारत है और विश्व है, उसमें आप देखेंगे कि सभी संस्थाएं और स्पेशली प्रत्येक बड़े मंदिर से कहीं 200 करोड़ मिला है, कहीं 1.5 करोड़ मिला है, कहीं हम लोगों ने भी अपने मिशन की तरफ से भी फंड किया है। लगभग 1 करोड़ के करीब हम लोगों ने और हमारे लोगों ने मिलकर इस देश की सेवा की है। प्रत्येक मंदिर या अन्य धर्म के लोग भी कर रहे हैं जो करना चाहिए, लेकिन स्पेशली मैं अभी आपके माध्यम से ही सुना कि 295 करोड़ लगभग उनके पास में है मंदिरों की वजह से, सरकार को मिलते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट की वजह से। तो जो 295 में जो सेटिस्फाइड नहीं है, इतना पाकर भी जो संतोष नहीं है, और 10 करोड़ का ये जो ऊपर से जुर्माना, एक तरीके से टैक्स कहे हैं, तो एक, या तो हम लोग जिस देश में रहते हैं, एक संविधान के माध्यम से चलता है, और अगर संविधान के माध्यम से चलता है तो ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का, वो प्रत्येक धर्म के समाज के लोगों को होना चाहिए था। वो जो ऑर्डर मंदिर के लिए हुआ है, वही मस्जिद के लिए होता, वही चर्च के लिए होता, वही सबके लिए होता, लेकिन स्पेशली मंदिरों के लिए होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं किसी का तुष्टीकरण हो रहा है और किसी का शोषण हो रहा है। मैं तस्लीम साहब की पहली बात से कहता हूं कि दान, उनसे सहमत हूं मैं पहली बात से, कि दान मन से होता है, और ये तो टैक्स है, और ये टैक्स नहीं है, ये जबरदस्ती है, ये टैक्स भी नहीं है। मैं वहां के सरकार के इस निर्णय के अगेंस्ट हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुसंख्यक लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे सभी को इस बुरी बीमारी में सबको साथ आना चाहिए, आगे आना चाहिए, और आए भी हैं, आते भी हैं, लेकिन सरकार इस तरीके का ऑर्डर पास करे और उस तरीके से एक समाज के लोगों को दुखी करे, और एक तीर्थ स्थलों को, मंदिरों को, देवस्थानों को अगर स्पेशली ये कहे कि आपको 10 करोड़ देने ही पड़ेंगे, ये निश्चित तौर पर न सिर्फ हम बहुसंख्यकों की श्रद्धा का अपमान है, अपितु इस देश के संविधान का भी अपमान है। ऐसा निर्णय बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और इसी की रोशनी में मैंने ये कहा कि क्या माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर इस देश की मेजॉरिटी रिसीविंग एंड पर रहेगी? क्या उसी का रिफ्लेक्शन, उसी बात का को इंगित किया जा रहा है इस तरह के मामलों के जरिए? इस पर डॉक्टर साहब को आपत्ति थी। प्रमोद कृष्णम साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। प्रमोद कृष्णम साहब, क्या ये नहीं दिखाता कि हिंदुओं के मठों को, मंदिरों को, ट्रस्टों को सरकार अलग अलग एक्ट्स के जरिए तमाम राज्य सरकारें अपने कब्जे में लेती हैं, उन्हीं के ऊपर दान का आदेश तक दिया जाता है? क्या ये अति नहीं हो रही है सर?
दिनेश गौतम जी, पहली बात ये है कि जो मंदिरों में दान आता है या धार्मिक स्थानों में चढ़ावा आता है वो भगवान के लिए आता है, किसी सरकार के लिए नहीं आता, किसी व्यक्ति के लिए नहीं आता, तो भगवान के लिए आता है। भगवान किसका है? भक्तों का है। भक्त किसके हैं? राष्ट्र के हैं। राष्ट्र पे विपत्ति है, तो भगवान का जो धन है, मंदिर का जो धन है, वह राष्ट्र के लिए दिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई सरकार ये कहती है कि साहब नहीं, आपको देना ही होगा, ज़रूर देना होगा, तो ये एक जुर्माना है, दंड है या कोई ऐसा टैक्स है, तो सरकार ने शायद इसको स्पष्ट किया होगा। पहली बात, मैंने वो जो ऑर्डिनेंस है या ऑर्डर है मैंने पढ़ा नहीं है। दूसरी बात, मैंने जो सुना डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से और देवकी नंदन जी से, तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण विषय है कि सारे धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन जब राष्ट्र पे जब संकट आया है तब तक उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद की है और आज भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। गुरुद्वारे बहुत कर रहे हैं, मंदिर भी कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी खिदमत कर रहे हैं। प्रश्न ये पैदा होता है, हम सबको राष्ट्र का ख्याल है और सरकार को भी है। सरकार से मैं गुजारिश ये करूँगा, विनती ये करूँगा या एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर वो धार्मिक स्थानों से कुछ पैसा लेना चाहती है तो इसके लिए गाइडलाइन जारी करे। जैसे वो ये कह सकती है कि भाई सभी धार्मिक संगठन अपनी आय का 10% इस सेवा में दे दें, 20% दे दें, 25% दे दें, 50% दे दें या 100% दे दें। एक गाइडलाइन तो जारी करें जो सब धर्मों के धर्म स्थानों पे लागू होती हो। पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को टारगेट करना, एक धर्म विशेष को टारगेट करना, मुझे लगता है ये भेदभाव है, ये नहीं करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो सरकार है वो सरकार है जो एनडीए के साथ गठबंधन के दौरान वो चुनाव में गई। क्या उसको ये नहीं समझाया जा सक रहा है कि आप दान आदेश के जरिए नहीं ले सकते? एक तो पहले ही अत्याचार है कि आप एक वर्ग विशेष के मंदिरों को ये समझते हैं कि उस पर आप कब्जा करके उस पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाकर वहां से आप वसूलते रहें, और दूसरे आप दान भी आदेश के जरिए। देखिए, हिंदू का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाला, पूरे वसुधा को अपना परिवार समझने वाला, बड़े हृदय वाला। तो जो भक्त हैं, जो जिनके मंदिर हैं, वो तो ऐसे ही दान कर रहे हैं। मैं तो जितनी संस्थाएं आज दान में लगी हैं, अग्रवाल समाज के लोग बड़ी तादाद में इस दान के समाज काम में लगी होती है। वैश्य महासभा जो महाराजा अग्रसेन के वंशज, वो जितना सेवा करती हैं उतना कोई नहीं करता हो, लेकिन वो खुद ही कर रहे हैं लोग। कई मंदिर ने खुद ही दान दिया है। अगर वहाँ की राज्य सरकार ये कहती है कि मंदिर को ही देना होगा तो ये बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि भारत अगर सेकुलर देश कहलाता है इसलिए कि हिंदू समाज के लोग बहुसंख्यक हैं। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तब अगर इस देश का हिंदू संकीर्ण होता, सांप्रदायिक होता, तो इतनी बड़ी तादाद में न क्रिश्चियन होते, न मुस्लिम होते, न अन्य समाज के लोग होते। तो ये बड़े दिल से काम करने वाले लोग हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि सेवा भारती के लोग भी, जो संघ का संगठन है, वो भी काम कर रहा है। तो किसी से जात नहीं पूछ रहा, मजहब नहीं पूछ रहा, भूखों को खाना खिला रहा है। और अगर तमिलनाडु सरकार को सारे धार्मिक संस्था को चिट्ठी लिखते तो अच्छा लगता। महाराज बहुत अच्छा कहा हमारे आचार्य जी ने, और इन्होंने सही बात कही। और यहाँ पर जो बात कही गई है वो साफ तौर पे है, ये गलत है कि आप मंदिर पर जोर दें। दान जोर से नहीं लिया जाता। ये कोई जजिया टैक्स है क्या? एक समाज पे लगाया जाएगा? मुगल काल में लगाया गया था कि एक समाज के लोगों को यह टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता है। उनको ये सर्कुलर अगर देना था तो सबको देना था। जिन संस्था, जो भी धार्मिक संस्था है, और वो भी सर्कुलर में अपील करना चाहिए था कि राज्य संकट में है या देश संकट में है तो आप जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिनको भी मदद करनी है वो मदद करें, लेकिन सिर्फ मंदिर को भेजा जाएगा, इसी से गलत संदेश जाता है। और इस संदेश ये गलत है कि सिर्फ मंदिर को कहा जा रहा है। ये आदेश को वापस लेना चाहिए तमिलनाडु की सरकार को। आपने एक बात कही कि हिंदू जो है वो बड़ा सहिष्णु है, सहनशील है।
उसकी ये नेकी उसके लिए समस्या तो नहीं बन जानी चाहिए ना। उसको अपनी जायज बातें कहने का हक भी इसलिए ना हो क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, ये तो अत्याचार हो जाएगा ना। और ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे मामलों में अगर वो अपने बेयर मिनिमम की भी बात करता है शाहनवाज हुसैन साहब, तो उससे ये कहा जाता है उसके बारे में, उसके लिए ये नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले को अगर उसकी नेकी ही उसके लिए भारी पड़ने लगे तो क्या कह, मैं आता हूं शाहनवाज साहब, मेरे साथ आरएन भास्कर साहब जुड़े हुए हैं जो इस नहीं तोड़ मरोड़ में नहीं कर रहा हूं शाहनवाज साहब, तोड़ मरोड़ में नहीं कह रहा हूं। वसुधैव कुटुंब, आप बात सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हिंदू समाज के लोग बड़ी तादाद में मंदिर भी और वही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कहां कर रहा हूं शाहनवाज साहब? कहां ये कह रहा हूं? मैंने आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, मैंने आपकी बात पे सहमति जताई, लेकिन सर नेकी का ये खमियाजा तो नहीं होना चाहिए कि उसको ये कहा जाए कि अब दान दो, आदेश है। आरएन भास्कर साहब को सुनिए जरा, मैं आपके पास आता हूं शाहनवाज साहब। आरएन भास्कर वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो ब्रिटिश काल में जब ये तय किया गया था कि हिंदू मंदिरों को इसमें लाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के तहत और वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए जाएं, तब से लेकर ये कहानी बहुत संक्षेप में आरएन भास्कर साहब कैसे आगे बढ़ी और कहां तक पहुंची है? देखिए क्या है ना कि जो ब्रिटिश लोग थे तो उन्होंने देखा उनको भी टैक्सेस चाहिए थे। अब क्या उन्होंने देखा कि मंदिरों से टैक्स लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मंदिर एक जगह है पर जो उसका भक्त है वो दूसरी जगह है। किसी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीन दे दी दान में मंदिर को, अब टैक्स चेन्नई में क्या जाए या हिमाचल प्रदेश में क्या जाए वो समझ में उनको नहीं आ रहा था कैसे संभालने। इसलिए उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला, एंडाउमेंट्स एंड चैरिटीज एंड एंडाउमेंट्स एक्ट, जिसके मुताबिक मंदिर बताएगा कितने प्रॉपर्टीज उसके पास है, मंदिर पैसे लेगा और टैक्स सरकार को देगा। वो ब्रिटिश सरकार थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय शुरुआत की थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने सोचा ये अच्छा तरीका है, हम मंदिरों को बोल दें कि इसी एक्ट के नीचे हम आपके फाइनेंसेस संभालने वाले हैं। संभालने के लिए कारण चाहिए, तो हमें उन्होंने कोई ना कोई खोट निकाली और बोली दिस टेंपल इज नॉट बीइंग एडमिनिस्ट्रेड प्रॉपर्ली, और उस एलिगेशन के आधार पर उन्होंने उसको चैरिटीज एंड एंडाउमेंट्स एक्ट के द्वारा उसके ट्रस्ट के ऊपर अपने आदमी बिठा दिए। पहले खाली तमिलनाडु में हुआ करता था, फिर जब एनटी रामाराव आए उन्होंने देखा कि उनको पैसे की जरूरत थी और तिरुपति सबसे पैसे वाला मंदिर था, बहुत पैसे थे उस ट्रस्ट में। और एक जमाना था जो तिरुपति कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल सब चलाता था, और एनटी रामाराव ने उस तिरुपति का कब्जा किया यूजिंग द सेम काइंड ऑफ वेरिएंट ऑफ द ये जो सर आप सबको मैं बोलूंगा मेरे साथ आप बने रहें, क्योंकि आप इस समय सीडीएस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बहुत महत्वपूर्ण है, आइए वहां चलें। Frontline warriors today salute the corona warriors, and we are sure we will win together. In our country, everybody understands that when it comes to the nation, we need to work together. On behalf of the security forces, we therefore want to really express our gratitude to the corona warriors, and in doing so, on the 3rd of May, that is on Sunday, there are some special activities that the nation will get to witness from all the three services. The Air Force will be conducting flypasts from Srinagar to Thiruvananthapuram. You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across the length and breadth of the country towards Kutch in Gujarat. The flypast will be conducted by fixed-wing aircraft and the fighter wings and the fighter aircraft. There will also be showering of petals from helicopters in hospitals across the country,
which have been involved in saving our people from COVID-19. The Navy on its part will be out on the seas displaying their formations. You will witness some lighting of our ships on the seashores, expressing solidarity and gratitude once again for our warriors. The Indian Army on its part will conduct some mounted band displays along some of the hospitals, in particular the COVID hospitals, not just in the state capital. किसी भी जंग को जीतने के लिए हौसले चाहिए और उन्हीं हौसलों को बुलंद रखने के लिए सेना की तरफ से ये काम किए जाएंगे, जिसके बारे में सीडीएस बता रहे हैं। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही शामिल होंगे। एयरफोर्स के जहाज जहां कश्मीर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक उड़ेंगे और तमाम जगहों पर कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, कोरोना अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं आर्मी के बैंड कोरोना हॉस्पिटल्स के सामने विशेष धुन बजाएंगे और नेवल वॉरशिप को खास तरीके से रोशन किया जाएगा। और इस बार सेना वो काम करने वाली है जो अभी तक देश के नागरिक कर रहे थे। कभी ताली थाली बजाई गई, कभी रोशनी की गई, और अब सेना की तरफ से वो किया जाएगा ताकि देश के हर एक नागरिक का हौसला बुलंद रहे, हर कोई ये महसूस करे कि देश की सेना इस मुश्किल वक्त में देश के साथ है। और आइए एक बार फिर से अड़ी के आज के विषय का रुख करते हैं कि क्या यही सेक्युलरिज्म है, जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पर एक धर्म विशेष के मंदिरों मठों से पैसे लिए जाएंगे, उनको जो उनके भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं उनके ऊपर सरकारी निगाहें रहेंगी, और वहीं माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर तमाम दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है उनको छोड़ा जाएगा। क्या यह अपीजमेंट नहीं है? इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आर.एन. भास्कर साहब बता रहे थे कि किस तरीके से अभी तक की बात कानूनन यहां तक पहुंची है। भास्कर साहब बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए, दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। बिल्कुल। तो क्या हुआ उस समय जब आ रहा हूं यासिर जिलानी साहब, आ रहा हूं। जब एनटी रामाराव ने तिरुपति के संस्था को कब्जा किया, हर एक राज्य ने सोचा कि हम भी मंदिरों के पैसे ले सकते हैं। अब खाली मंदिरों के क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि क्रिश्चियन, इस्लाम और फिर पारसी और जो भी माइनॉरिटीज थे उनके संस्थाओं को छू नहीं सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है। इसीलिए खाली हिंदू टेंपल्स को पकड़े और उनके ट्रस्ट के पैसे लेने लगे। अब 2-3 जगह थे जहां वो कर नहीं सके ये सब। फॉर एग्जाम्पल वो अपने उडुपी में थे। उडुपी संस्था एक कोर्ट केस के बाद दूसरी कोर्ट केस लगाती रही और राज्य सरकार कर्नाटक का उडुपी को कब्जे में नहीं ले सकी। तो कुल मिलाकर ये तो वहां भी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं जहां असल में गड़बड़ घोटाले का कोई सीन सामने आया नहीं, उसको भी राज्य सरकारें अपने अधिकार में लेना चाहती हैं और गड़बड़ घोटाले के नाम पर उस पर शाश्वत कब्जा चाहती हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, क्या ये जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, यही आवाम के अंदर ये भावना नहीं भरती है बात कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं? आप करते हैं बराबरी की बात, संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी रियाया के साथ। देखिए, जो तमिलनाडु की सरकार ने किया है, मुझे लगता है वो एक तरफा उनका ऑर्डर आया है और इस पे तो लोग आवाज़ उठाएंगे। मैं अपने ही को पैनलिस्ट एसडीपीआई के नेता जो बात कह रहे थे कि आपने जब उनसे सवाल किया था तो उन्होंने बहुसंख्यकवाद पे आके, वर्ग पे जब बात आपने रखी थी तो उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया। तो और मुझे लग रहा था कि शायद वो अपनी बातों में इंसाफ करेंगे। जिस तरीके से मान लीजिए कि मंदिर, बड़े बड़े मठ, जितने इस तरह के संस्था हैं वो आगे आके दान कर रहे हैं इस कोविड-19 की महामारी की लड़ाई में कि इस लड़ाई को हम जीत सकें। क्या अपने तस्लीम रहमानी साहब, जो हमारे यहाँ के मुस्लिम बड़े इदारे हैं, चाहे वो यासिर जिलानी साहब, एक बेहद अहम खबर आ रही है, आपको भी बता दूं, अपने पैनलिस्ट और दर्शकों को भी बता दूं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। 17 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। कुछ सरकारों ने पहले ही इस बारे में मन बना लिया था, लेकिन अब केंद्र की तरफ से भी फैसला हो गया है कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इसके साथ और क्या कुछ और शर्तों का हवाला है
क्या कहीं पर कोई प्रेफरेंशियल छूट भी मिलेगी, इस बारे में कोई बात कही जा रही है क्या, वो जल्दी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो सूचना है वो यही कि 17 मई तक, अभी 3 मई तक था, अब इसे और बढ़ाया जा रहा है और 17 मई तक इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। और अमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमोद, क्या कहा गया है, क्या इसमें कुछ और बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? देखिए, लगातार सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। मैं अभी प्रधानमंत्री निवास पर ही हूँ। यहाँ पे भी अभी भी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच बैठक चल रही है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में और सुबह 3 घंटे बैठक चली। कुल मिलाकर सरकार को जो राज्यों से फीडबैक मिल रहा है ये मिल रहा है कि किसी भी तरह से अभी कोई कोताही अगर बरती गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जो अब तक का परिश्रम हुआ है वो सब खराब हो सकता है। लिहाजा लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाना ही सबसे उचित होगा और इसी कोशिश के तहत आज ये फैसला हुआ है और अभी अभी इसकी जानकारी दी गई है। नहीं, ये तो ठीक है कि अभी तक की किए धर में पानी फिर जाएगा, इसलिए ये किया जाना आवश्यक है। लेकिन अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कुछ एक चीजों को बाद में समझा गया कि आवश्यक है, जैसे श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इस तरह के कुछ एब्रेजन्स का जिक्र है क्या? कुछ एक अपवाद इसमें हैं जिनका जिक्र है कि ये इनको हटाया, इनको अलग रखा जाएगा लॉकडाउन से? देखिए, इसमें निश्चित तौर पे जो ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्र हैं वहाँ कई चीजों को और भी सहूलियत दी जाएगी। जो मसलन वहाँ के उद्योग धंधे जो नॉर्मल अपने पेस में काम करेंगे, दुकानें नॉर्मल दुकानें खुलेंगी। कुछ राज्यों के विवेक पे भी छोड़ दिया गया है कि वो अपने जो ग्रीन जोन के क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन से काम चाहते हैं वो स्वयं फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो रेड जोन है वहाँ पे अभी भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यथावत स्थिति बना रहेगा और वहाँ पे किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल साफ है। दिनेश, अमोद राय हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इसलिए ये आवश्यक समझा गया, सरकार ये देख रही है कि काबू में तो किया गया कोरोना को, बाहर के मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान इसमें काफी कामयाब रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से संक्रमण के मामले कम होने लगे हों और ऐसी स्थिति आ गई हो कि अब लॉकडाउन खत्म करने के संदर्भ में फैसला लेना सुरक्षित समझा जा रहा हो। बल्कि ये जोखिम भरा होगा कि अगर लॉकडाउन को हटा दिया जाता है तो अभी तक की हुई मेहनत पर पानी फिर सकता है। लिहाजा ये फैसला किया गया है कि 17 मई तक 2 हफ्ते और बढ़ाया गया ये लॉकडाउन और 17 मई तक ये लॉकडाउन आवश्यक समझा जा रहा है। लिहाजा इसको 17 मई तक बढ़ाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 17 मई के बाद अभी ये फैसला कर लिया गया है कि इसे फिर हटा दिया जाएगा। स्थिति को रिव्यू किया जाएगा 17 मई के पहले और फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन हटाया जाना है, क्या सभी जगहों से हटाया जाना है, क्या कुछ एक जगह ऐसी आइडेंटिफाई तब तक कर ली जाएंगी जहां से ये लॉकडाउन हटाया जा सकता है और बाकी जगहों को रेड जोन में रखते हुए वहां पर लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि जिनको ग्रीन जोन आइडेंटिफाई किया गया है वहां कुछ खास शर्तों के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो सकें, इसकी कोशिशें होंगी। लेकिन ये बात जाहिर है अभी तक जो हमने देखा है वो ज्यादातर राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ी जाएगी कि वो कहां समझते हैं कि संक्रमण अब उतना खतरनाक नहीं है या अब संक्रमण रहित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत वहां दी जा सकती है। अमोद, ये इस बारे में कोई, क्योंकि कोलकाता में ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कि लॉकडाउन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इसमें है कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किन जगहों पर वो शुरू कर सकते हैं या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे पूरा डिटेल में सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें दिया गया है और उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कुछ चीजें अभी भी कहीं भी नहीं खोली जाएंगी, वो चाहे रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो, सब जगह वो प्रोटोकॉल फॉलो होगा। मसलन कहीं भी मेट्रो स्टेशन नहीं चलाया जाएगा, सड़कों से जो मूवमेंट है उसको बहुत ही कंट्रोल वे में चलाया जाएगा। स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या हॉस्पिटलिटी के सर्विसेज यानी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये सारे बंद रहेंगे और सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये सारे बंद रहेंगे और सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो भी बड़े कार्यक्रम हैं वो कोई भी अभी भी परमिशन नहीं दिया जाएगा करने का जब तक कि
कोरोना की इस महामारी से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल जाती है। तो ये एक मेजर कंसर्न सरकार ने दिखाया है जो पूरे देश भर में लागू रहेगा। इसमें कोई ढिलाई, कोई छूट नहीं दी गई है। दिनेश, करीब 2.5 घंटे तक, बल्कि उससे ज्यादा ये मीटिंग चली है। और क्या बातें डिस्कस हुई हो सकती हैं अमोद, इस बारे में अगर जानकारी हो? और आपने अभी जो कहा ट्रांसपोर्ट का हर एक प्राइवेट और हर एक गवर्नमेंट मोड बंद रहेगा, विशेष ट्रेनें जो हैं उनको चलाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा मेट्रो, रेल और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, क्या ये समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जो मेट्रो है या ट्रेन जो है, स्पेशली जो रूटीन ट्रेनें हैं वो सारी बंद रहेंगी। मेट्रो बंद रहेगा, जो सड़क से यातायात, जो इंटरस्टेट मूवमेंट है, ये सारे बंद रहेंगे। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का की व्यवस्था जिसमें है उसको अभी अलाउ नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात लगातार कही जा रही है सरकार के द्वारा, उसको मुकम्मल तौर पे लागू रखा जाएगा और उसमें किसी तरह का ढिलाई नहीं दी जाएगी। मनरेगा और इसे किसानी के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम चीजों को पहले ही अलाउ किया जा चुका है। एमएसएमई सेक्टर में और भी जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी उद्योग धंधे हैं, उसमें छूट दी जा सकती है। और इसके अलावा और भी जो बहुत नेसेसरी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक है, जैसे आटा मिले हैं, दाल मिले हैं, चावल मिले हैं, ये सब खुलेंगी और ये सब अपना काम करेंगी, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत धन्यवाद अमोद, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लॉकडाउन के संदर्भ में भी जरा उनके नजरिए को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं शाहनवाज साहब के पास जाऊंगा। शाहनवाज साहब, आपके पास तमाम फोन कॉल्स आ रहे होंगे तब जब लॉकडाउन में मजदूरों के यत्र तत्र फंसे हुए होने की बात आ रही थी। अब क्या स्थिति है? क्या लोगों में रेस्पाइट है? क्या वो जो अनरेस्ट की बात की जा रही थी अब वो सफिशिएंटली कम हो चुका है क्या? शाहनवाज साहब। नहीं, ये अमोद राय जी की खबर है, मैं उसको चेक कर रहा था जी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक हो गया सर? हो गया हो गई है सर? हो गई। जी जी जी, हो गई है। ये सही है कि ये जो लॉकडाउन बढ़ा है ये परिस्थिति को देखकर बढ़ा होगा। देखिए, लॉकडाउन करना सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है लोगों की जिंदगी को बचाना और ये टॉप प्रायोरिटी है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। इसी को ध्यान में रख के निर्णय है। लेकिन कुछ लोगों को, खासकर जो मजदूर हैं, ज्यादातर तो आ रहा हूं प्रमोद साहब, आ रहा हूं, उड़ीसा के उधर के मजदूर हैं, उनकी भी चिंता करना। और जो सरकार ने कल निर्णय किया कि हम वो ट्रेन के जरिए पहुंचाने का काम करेंगे, तो उसके भी जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा ध्यान रख के करना। लेकिन हम लोगों को भी, जो लोग सेवा के काम में जुटे हुए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी परीक्षा की घड़ी आ जाती है। जो लोग भी देश में कहीं पर भी लगे हैं गरीबों को मदद पहुंचाने में, कि और 15 दिन का और एक इम्तहान का दौर और शुरू होगा। और इस दौर को, जैसे हमने पिछले दौर को पार किया है, पूरा देश इकट्ठा और एकजुट होकर इस दौर को भी पार करेगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और जो मदद राज्य आमीन शाहनवाज साहब, आपने जो बात कही है उसको हम घटित होता हुआ देखें। प्रमोद कृष्णन साहब कुछ कह रहे हैं, क्विकली प्रमोद साहब। देखिए गौतम जी, जब लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी तो देश में लगभग 1000 के करीब पेशेंट थे। तो 40-45 दिन लॉकडाउन रहा। तो आज देश की जो स्थिति है, लगभग 40,000 के करीब आंकड़ा जो है छूने को जा रहा है पेशेंट का। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अब इसको खोल पाएँ, क्योंकि रास्ता तो कोई और है नहीं। वर्ल्ड लेवल पे ये आपदा है। तो अगर ये भारत सरकार ने फैसला लिया है जैसा आप बता रहे हैं, तो ये फैसला बिल्कुल राष्ट्र के हित में है और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। और देश की जनता से, तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, अपील है कि देश के भविष्य के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए देश की सरकार के द्वारा लिए गए सभी फैसलों का अक्षर से पालन किया जाना चाहिए। देवकी नंदन जी जल्दी से। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये लॉकडाउन तब तक बना रहे जब तक भारत कोरोना पे विजय प्राप्त न कर ले। निश्चित तौर पे भारतीय सरकार जो कर रही है
वो भारत के नागरिकों के हित में कर रही है और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात दूसरे मुद्दे पे भी रखना चाहता हूं। आदरणीय आचार्य जी ने कहा था कि राष्ट्र के सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पे सभी लोग तैयार हैं, लेकिन स्पेशली एक समुदाय के ऊपर ये कह दिया जाए कि आपको 10 करोड़ रुपए देने ही पड़ेंगे। ये जो अंग्रेज अभी हमारे अभी सिर्फ लॉकडाउन पे अपना नजरिया रख दीजिए। एक के बाद एक मैं मेहमानों के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये 15 दिन का एक्सटेंशन, वो लोग जो अधीर थे कि क्या अब बाहर आने का मौका मिलेगा, अब क्या वापस उनकी जिंदगी शुरू हो जाएगी, वो जानना चाहते हैं कि इसके रेमिफिकेशंस क्या है। मैं आता हूं आपके पास, तस्लीम साहब, ये लोग इसको किस तरीके से देख रहे होंगे? और जाहिर है कई लोग अधीर भी हो रहे थे, क्या वो ये समझेंगे कि ये उनके हित और हक में है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाए और देश में संक्रमण को इस तरीके से रोका जाए? नहीं, मेरा ख्याल ये एक्सपेक्टेड था, ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। सभी लोग इस बात को समझ रहे थे और सभी का भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, सोशल ग्रुप्स ने भी इसे एडमिट किया है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करने की जरूरत है। इसलिए किसी के लिए शॉकिंग नहीं है, सबके लिए एडमिसिबल, एक्सेप्टेबल है। बस इतना जरूर इसमें है, आई होप कि कल परसों में फर्दर होम मिनिस्ट्री की कोई एडवाइजरी आएगी, क्योंकि बहुत सारा जो हमारे 8 सूबे सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, बाकी के 22 के करीब सूबे, यूनियन टेरिटरीज उतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक प्लान सरकार जरूर बना रही होगी, मुझे यकीन है, और वो एडवाइजरी आएगी कि जहां पर 200-300 ही केस हैं उनको हम ग्रीन और जो ऑरेंज जोन्स हैं उनकी तादाद बढ़ा के वहां। आप डॉक्टर भी हैं पेशे से, मैं ये समझना चाह रहा हूं डॉक्टर तस्लीम, कुछ लोगों का ये नजरिया था कि बुजुर्गों को और जो ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको घर में रखा जाए और बाकी ऐसे लोग जो संक्रमण से लड़ सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी, उनकी उम्र, उनकी अवस्था की वजह से मजबूत है, उनको निकलने दिया जाए और देश में हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने दी जाए। क्या ये आप इस नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। इम्यूनिटी चाहे जितनी भी हो, जो हमारी जो यंग एज के लड़के हैं, भाई आप देखिए, जुकाम और फ्लू और इन्फ्लुएंजा तो सभी को होता है, हर एज के लोगों को होता है। ये उसी स्पीसीज का वायरस है, कोरोना भी उसी स्पीसीज का है सेम, और उसका एडवांस वर्जन है ये। चलिए, तो वो करना ठीक नहीं होगा। यासिर जिलानी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, लॉकडाउन बढ़ने पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बेहद ज़रूरी था और इंसान और इंसानियत के लिए लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी है कि कोविड-19 को हमें हराना है। और हमसे जो पीछे कुछ ग्रुप से, कुछ लोगों से जो गलतियां हुई हैं, उस गलती को भारत में हम कोविड-19 के रूप में बहुत ज्यादा गलतियां ना करें, वो बेहद जरूरी हैं, और सियासत ना करें उस पर। यासिर साहब, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आर.एन. भास्कर साहब, आपको मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। चलते चलते आप भी अपना नजरिया मुझे बता दीजिए, लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाना, इस पर आपका नजरिया, और उसके साथ मैं आपको धन्यवाद करूंगा। देखिए, लॉकडाउन तो बंद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक जो कंफर्म केसेस की नंबर बढ़ रहे हैं, और अगर लॉकडाउन नहीं बंद किया, लॉकडाउन खोल दिया, तो वापस फैलाव होगा डिजीज का। इससे लॉकडाउन कंटिन्यू करने के सिवाय उनके पास कोई उपाय भी नहीं। लॉकडाउन कंटिन्यू करने के अलावा कोई उपाय था भी नहीं। गौरव के पास में जाऊंगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। आर.एन. भास्कर साहब, आपका धन्यवाद करूंगा। गौरव, इंफॉर्मेशन में कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहेंगे आप, कुछ ऐसा जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल ही नई गाइडलाइंस जारी की थी और उसके मुताबिक पैमाना थोड़ा बदला गया था ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन का। बदलाव ये किया गया था कि जो ग्रीन जोन 28 दिनों से जहां केस नहीं आया, वहां पर ग्रीन जोन माना जाता था, उसको 21 दिन कर दिया गया था और यह कहा जा रहा था कि ग्रीन जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो अब जो मेरा ये सब बताने का मतलब यह है कि जो 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, उसमें ग्रीन जोन में कुछ गतिविधियों को इजाजत दी जाएगी, जैसे ओपीडी क्लिनिक खोला जाएगा, ग्रीन जोन में एक्टिविटी होगी, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट, एक बार फिर से गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ओपीडी क्लिनिक्स में जाने वालों से अगर कोविड के संदर्भ में पूछा जाएगा आपने कराया टेस्ट कि नहीं कराया, और फिर उनको अगर ओपीडी में परामर्श दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि ये तो अमूमन हमने देखा है, डर रहा है लोगों में। नहीं, तो उसके लिए लगातार गृह मंत्रालय, राज्य की सरकारें लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रही हैं। मंत्रालय लगातार अस्पतालों को कहा जा रहा है कि देखिए, आप किसी का इलाज करने से मना ना करें, और कोविड-19 के टेस्ट के लिए अब लैब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बाद ही वो जांच हो सकती है। लेकिन देखिए, ये बहुत जरूरी था दिनेश, क्योंकि मेरे भी देश के कई जाने माने डॉक्टरों से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये मई का महीना मेक और ब्रेक है। आपने जो 40 दिन के लॉकडाउन से फायदा उठाया, अगर इस लॉकडाउन को पूरी तरह खोल दिया तो वो सारा फायदा
फायदा पानी में चला जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार के जहन में वो नहीं, बात लेकिन सवाल ये भी है ना गौरव, जहां पर केसेस नहीं है, अब देखिए टेस्ट तो हर जगह हो नहीं रहा है जी। ग्रीन जोन में मुमकिन है कुछ लोग ऐसे हों जो एसिम्प्टोमेटिक हो, इसलिए आप उनको समझ रहे हो कि वो संक्रमण रहित हैं। अगर आप उनके पास गए और उनसे कोई संक्रमित हुआ जिसमें मैनिफेस्टेशन आ गया सिम्टम्स का, तो फिर क्या होगा? क्या फिर से उस ग्रीन को उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि ग्रीन जोन उसी एरिया को माना जाता है, अभी तक माना जाता था जहां 28 दिन से कोई केस नहीं आया। कोई केस नहीं आने और एसिम्प्टोमेटिक होने का फर्क जो है वो थोड़ा सा चिंतित करने वाला। आता हूं गौरव। प्रमोद कृष्णम साहब बार बार कुछ कहने के लिए उद्यत हैं। प्रमोद कृष्णम साहब। दिनेश गौतम जी, देखिए बहुत ही गंभीरता का ये विषय है, गंभीरता से बात करनी चाहिए कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन नहीं है के बीच में बड़ी थिन लाइन है। जिन इलाकों में, जिन डिस्ट्रिक्ट में आज तक कोई केस नहीं है, वो 15 दिन के अंदर कितने केस आ जाएं किसी को नहीं पता। इसलिए अगर मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि कुछ ग्रीन जोन बना दिया है, हम इनमें आगमन शुरू कर देंगे। भाई अगर मान लीजिएगा आपने साबुन बनाने की फैक्ट्री को इजाजत दे दी, तो साबुन बनाने में तेल जो लगेगा वो बाहर से आएगा, और साबुन बनाने की लेबर कहीं से आएगी, उसका पैकिंग होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एक चीज से दूसरी चीज क्लब है, जुड़ी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे नहीं, बहुत लोग, लाखों लोगों को ये सामने कंफ्यूजन होगा कि ये जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड है, ये बात हम मान सकते हैं कि हमने ऑरेंज किसी और को रखा जहां ज्यादा है, उससे ज्यादा रेड रख दिया, ग्रीन जिसमें अभी तक नहीं है। लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि जो आज ग्रीन है वो कब ऑरेंज बन जाए, कब रेड बन जाए। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का मतलब कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। मतलब गौरव कहने का ये लॉकडाउन होना चाहिए दिनेश जी, वरना बहुत बड़ा और नन होना चाहिए, या तो सब या कोई नहीं होना चाहिए। सब करने पर ही पर्पस सर्व होता है। अगर आप कुछ को ग्रीन बनाकर और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत देते हैं तो यहां रिस्क हो सकता है गौरव। नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं दिनेश, जहां पर ये ग्रीन जोन जैसे इलाकों को चिन्हित करके इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की गई है और वहां पर उसका फायदा देखने को मिला है। क्योंकि आप अनंत काल के लिए लॉकडाउन जारी नहीं कर सकते। देश का 40% हिस्सा ऐसा है दिनेश जहां अभी तक कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है, और एक भी मामला आने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोरोना की जांच नहीं की गई है। करोड़ से ऊपर का देश है। जिन देशों के अंदर ये किया गया उनकी आबादी कम है। भारत तो आप क्या चाहते हैं प्रमोद जी, अनंत काल के लिए लॉकडाउन रहे और जिन जहां पर लॉकडाउन नहीं, अगर आपको गौरव संक्रमण से बचाना है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं, अगर आपके लॉकडाउन का पर्पस संक्रमण की चेन को तोड़ना है बिल्कुल और 40 दिन पर कैपिटलाइज करना है, उनको वेस्ट नहीं होने देना है, तो क्या ये ठीक होगा कि जितना आपने अभी तक घाटा सहा है, 15 दिन का घाटा और सही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? तो उसके वहीं पर प्लानिंग आती है दिनेश, वहीं पर आता है कि आप चर्निंग कीजिए डेटा का मंथन वहीं पर आता है। और ये प्लानिंग इसी के साथ आती है कि देखिए देश को अब राशन भी चाहिए। 50 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, 40 दिन हो गए, दफ्तर नहीं चल रहे हैं। जिस बात की तरफ प्रमोद जी ने ध्यान खींचा गौरव, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैं। डॉक्टर तस्लीम शायद इस पर हमको कुछ बताएं। डॉक्टर तस्लीम, आप चिकित्सक होने के नाते मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या लॉकडाउन में ऑल और नन होना चाहिए, या ग्रीन जोन जैसे ये एक्टिविटीज हो सकती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां? देखिए, हमने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड है इसका, वो स्पोरेडिक है, वो बहुत डेंस नहीं है और व्यापकली चारों तरफ फैला हुआ नहीं है। जैसे हमने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और ये जो 6-7 सूबे हैं और यूनियन टेरिटरी, ये बहुत इफेक्टेड है। अब आप देखिए, यूपी से ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन है? हमारा 20 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहाँ इतना डेंस पॉपुलेशन, वहाँ इतने केसेस नहीं है। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, असम के आगे बहुत सेफ जोन है, हमारे साउथ के पोर्शन बहुत सेफ है, हमारा गोवा वेस्ट का पोर्शन खासा सेफ है। तो हमको ये चाहिए कि जो हमारे एरिया, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जो हमारे एरियाज जो सेफ है, वहां पर हम एक लिमिटेड एक्टिविटी और जो बिल्कुल ही सर्विलेंस के साथ में एक एक्टिविटी चलाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जहान की बात भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं हमारे, और इसमें क्या अब लॉकडाउन के बढ़ते पीरियड के साथ ग्रेजुअली, क्या आ रहा हूं मैं आपके पास, ग्रेजुअली क्या हम पहले के मुकाबले हम तमाम लोग, इस देश के नागरिक पहले के मुकाबले ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं क्या, हाइजीन को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? आपका देवकी रंजन जी इस मामले में क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? लोगों को आपने देखा है, आपसे बात भी होती होगी, समझदार होने लगे हैं पहले से कोरोना के मामले में? देश के लोग समझने लगे हैं इसकी संजीदगी?
नहीं, बहुत ज्यादा संजीदा हैं लोग और इसके लिए केयरफुल हैं, लेकिन और इसके लिए केयरफुल होना भी चाहिए। खुद को भी सेफ रखें, बच्चों को सेफ रखें और अपने बुजुर्गों को भी ध्यान रखें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे सरकार ग्रीन और ऑरेंज और रेड जोन में जो जा रही है, आप याद कीजिए कि ये जो कोरोना है ये आया है चाइना से, और चाइना हमसे पॉपुलेशन में बड़ी कंट्री है। और आप याद करिए कि वहां पर अभी तक बीजिंग और सिंगाई, ये दोनों सिटियों को उन्होंने कभी भी शट डाउन नहीं किया है, लॉकडाउन नहीं किया है। वहां पर उनका बिजनेस वर्क कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम जहां पर अपना काम कर सकते हैं, गरीब मजदूरों के लिए हम रोटी दे सकते हैं, जहां हम गरीब परिवारों का ध्यान रख सकते हैं उन्हें काम देकर, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो रोज रोटी कमाते हैं, वो ही रोटी खाते हैं। उनकी व्यवस्था अगर हम कर बड़ी सकते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व है। और जब इतनी सारी बातें हैं, देखिए लेबर माइग्रेट कर गया है, लेबर जहां पर काम करने के लिए आया था मझौले, छोटे, सुनिए ना देवकी नंदन जी, छोटे छोटे गांव से या छोटे शहरों से जो बड़े शहरों की तरफ गए थे, वो वापस चले गए हैं अपने घरों की तरफ। अब जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वहां उनको वापस लाना। प्लानिंग जो आप कह रहे थे गौरव, वो कितनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग है? क्या वो आसान प्लानिंग है? नहीं, बिल्कुल आसान प्लानिंग नहीं है और इसीलिए इसमें देश का सर्वोच्च प्रशासन इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री खुद अपने आवास पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जीओएम बनाया गया है जो इसके ऊपर लगातार मीटिंग कर रहा है। कल भी इसकी मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। आपको मालूम होगा इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाई गई है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, जो लगातार इसके ऊपर काम करती रहती है। और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा दुनिया भर के। थाईलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, चेक गणराज्य, चाइना और अमेरिका भी उसमें शामिल हैं, जो अब, और ब्रिटेन भी, जो अब धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि लॉकडाउन में हमको अब थोड़ी रियायत देनी होगी, वरना इकोनॉमिक एक्टिविटीज और भी ज्यादा हमें इंपैक्ट करेगी लॉन्गर टर्म में। नारायण मूर्ति को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि अगर अब हमने लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हम पर और ज्यादा असर करे। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। और जो बात प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो तो पूरा हो, वो इसलिए नहीं संभव है क्योंकि अगर पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, तो जो अभी हमारे किराना की दुकानों में राशन आ रहा है, जो अभी हमारे पास जरूरत का सामान आ रहा है, फैक्ट्रियों में जो आगे के लिए जो जरूरी चीजें हैं जो बन रही हैं, अगर उन फैक्ट्रियों को शट डाउन किया गया तो हो सकता है तो मतलब ये कि अगर इसमें एक नपा तुला जोखिम है, कैलकुलेटेड रिस्क है, तो वो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल जान के साथ जहान भी चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, तो जान भी तब बचेगी ना जब जहान रहेगा। ये सही कहा कि राशन का सामान, लोगों के खाने का सामान, जो लोग घर में रहेंगे उनके लिए खाने पीने का सामान, ये सब का भी तो इंतजाम करना है। प्लस जो खेत खलियान में अनाज है, जो खड़ी फसल लगी हुई है, उसको काट के गोदाम पहुंचाना, फिर वो गोदाम से लोगों के बीच में पहुंचाना, ये सब कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। ये सही है कि राज्य और केंद्र ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया और इसको जितने दिन तक लॉकडाउन को चलाया है, तो मेरी अपील है जो लोग टीवी 9 देख रहे हैं, घबराएं नहीं। ये लॉकडाउन आपके हिफाजत के लिए किया गया है और ये जो आगे बढ़ा है वो आपकी जिंदगी बचाने को किया गया है। आप देख लें, यूरोप में जितनी आबादी उतनी तो उत्तर प्रदेश में रहती, पूरे यूरोप का क्या हाल हो गया। और उस मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने अपने को बचाया, देश ने अपने को बचाया। इसलिए लोगों का कॉपरेशन भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, केंद्र राज्य के बीच में जो समन्वय बना है वो भी चाहिए और संयम से इसको मानना चाहिए। और ये भी मानना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर हैं, क्यों, ताकि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन नहीं होता तो ये नहीं बचता। इसका जो मुख्य कारण है बचने का, हम जो बचे हैं अभी तक, हम जो सुरक्षित हैं, इसका कारण है लॉकडाउन। जी जी, इसीलिए क्या ऐसा संभव है कि 1000 पेशेंट पे 40 दिन देश बंद रहे और 40,000 पे लॉकडाउन खोल दिया जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, आपकी बातों से आचार्य जी कहाँ असहमत है, आप तो सही कह रहे हैं। आपकी डिबेट जो है, जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत आज कर रहे हैं, उस पर तो सब एक ही स्वर में बोलेंगे, क्योंकि संकट क्या है, कोई कोरोना को हराना है तो पूरी तरह जब तक हराएंगे नहीं, जब तक अन्य चिंताओं को छोड़ दीजिए। भारत के लोग बहुत सक्षम हैं, भारत के लोग अपने आप में सक्षम है। इसलिए एक बार कोरोना को पराजित करेंगे, यही तो मैं कहना देश चाहता हूं, हर मामले में जीतेगा और आगे जाएगा। लेकिन जो लोग भी सुन रहे हैं, टीवी 9 देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, संयम रखिए, लॉकडाउन में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार
राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर आपकी चिंता करेगी, सामाजिक संगठन आपकी चिंता करेंगे और थोड़ा सा मुश्किल और सह लीजिए। आज अगर का आपकी जिंदगी धीरज बचानी। हमारे कल को बचा सकता है, लिहाजा ये धीरज बढ़ाना आवश्यक है और ये हमारी आपकी सबकी बेहतरी के लिए। बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी और विषय पर शुरू हुए थे लेकिन ये कारवां कहीं और की तरफ बढ़ा, लेकिन खूबसूरती से बढ़ा। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।